कोचिंग के लिए आपने सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। उसका स्टूडेंट उसे हराकर बहुत आगे बढ़े। सबसे पहले हम आपको ही बधाई देना चाहेंगे, हमें बड़ा प्राउड फील होता है जब आप अपने पापा के पैरों के छाले देखोगे ना, और माँ की जो उतरा हुआ चेहरा है ना, उसको आप सही ढंग से देख लो। निकनेम दिया करते थे 10-15 साल पुराने बच्चे सर जॉन के नाम से सर जॉन बोला करते। सपने बड़े देखो, सबसे बड़ी बात सपने बड़े होने चाहिए। अगर जब आपके सपने ही नहीं है, जैसे सपोज करिए आपके सामने ईश्वर आ जाए, साक्षात ईश्वर आ जाए, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन इसी बात का है कि जिसने आज हमें इस ऊंचाई तक पहुंचाया, हम इसमें कभी भी कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। हर रिश्ते से, हर धर्म, मजहब, हर चीज से बढ़कर मेरे लिए मेरा काम है कि नंबर ये बात जज नहीं करते हैं कि आप कितने अच्छे हो पढ़ने में। आपके 90% तो गारंटी नहीं कि आप टॉपर। 20,85,000 बच्चों ने इस बार नीट का एग्जाम दिया, 11 लाख बच्चा 144 मार्क्स नहीं ला पाया, यानी क्वालिफाई नहीं कर पाया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट पर। और आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है क्योंकि अभिषेक भैया साथ में है, ठीक है, और एक अलग ऑरा है, एक अलग माहौल बनाया हुआ है सर ने, ठीक है। और थोड़ा सा हम नर्वस भी हो रहे हैं इस पॉडकास्ट को शुरुआत करते हुए, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। तो फिलहाल आपका बहुत स्वागत है। और कम से कम 25-30 साल शायद सर को हो गए हैं। 25 साल कंप्लीट हो गए हैं। 25 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। तो बहुत एक्सपीरियंस इस वीडियो में होने वाला है। हम सभी लोगों ने एक तरीके से कह सकते हैं सर को देख के ही सीखा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा दिन मेरे लिए है और ये बहुत डिटेल में वीडियो हम लोग आराम से डिस्कशन करेंगे बैठ के। तो चलिए शुरू करते हैं। और थोड़ा सा जो नर्वस है वो अभी रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन मेरे लिए काफ़ी बड़ा दिन है। तो भैया शुरुआत हम लोग यहाँ से करेंगे कि जो आपकी शुरुआत रही, क्योंकि 25 साल पहले, अभी तो कोचिंग का माहौल बहुत बदल गया, हम लोग वहाँ भी पहुँचेंगे, लेकिन 25 साल पहले जब आपने शुरुआत करी आज से, आज तो आपको सब जानते हैं, लेकिन उस समय जब आपने शुरुआत करी तो कैसे शुरुआत हुई, कैसे दिमाग में आया ये? ऐसे यूं ही सोच रहे थे कि कुछ शहर में नया किया जाए। पहले ये काम परिस्थितिवत किया था कि परिस्थितियाँ इस तरीके की थीं कि क्या किया जाए कि चलिए कुछ अपने जैसे लोगों को पढ़ाकर आगे बढ़ाया जाए। तो दिमाग में एक नाम आया कि पढ़ाई का नया और सच्चा निष्कर्ष। तो उसको अंग्रेजी में जब कन्वर्ट किया तो न्यू ट्रू सोल्यूशन स्टडी पॉइंट, यानी NTSSP बनकर आया। तब जब NTSSP बनकर आया तो काफ़ी मजाक बना। 5 बच्चों से हमने स्टार्ट किया, तो परिवार में बहुत मजाक बना, रिलेशन में काफ़ी चर्चाएं हुई, मोहल्ले में हुई। पर शुरू से एक था कि नहीं, सुनो सबकी करो मन की और काम आगे बढ़ाते चले। तो ये किस सन की बात है लगभग? ये 2000 में है। जब मेरा BSc कंप्लीट हुआ तो 97 मेरा इंटरमीडिएट पास आउट था। तो 97, 98, 99 तक हम होम ट्यूशन पढ़ाते थे। फिर वही बच्चे जब पढ़ते पढ़ते 10th क्लास में आए तो वो NTSSP में आने लगे। फिर उससे सिलसिला स्टार्ट होते होते 2000 में NTSSP की आधारशिला हमने रख दी थी। आज ईश्वर की कृपा से, आप लोगों की दुआओं से 25 वर्ष इस बार कंप्लीट हो जाएंगे और 28,500 बच्चा लगभग हम पढ़ा चुके हैं। चलिए, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और लगभग 30,000 बच्चे ऑफलाइन में पढ़ाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो जब पहले दिन शुरुआत हुई थी, थोड़ा हम लोग आराम चलेंगे ताकि बच्चों तक आराम से एक्सपीरियंस पहुंचे। जब पहले दिन शुरुआत हुई, जैसे हमेशा एक सवाल रहता है कि लोग आज की डेट में कमेंट करते हैं सर हमें बच्चे नहीं मिल रहे हैं, तो आप उन लोगों को क्या राय देना चाहेंगे अभी स्टार्टिंग में कि अगर कोई शुरुआत कर रहा है तो वो बच्चे उसे कैसे मिलेंगे बच्चे? देखिए, ये जो प्रोफेशन है इसको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली डील मत करिए। सबसे पहली बात, आपके अंदर स्किल होनी चाहिए और पेशेंस बहुत होना चाहिए। आज के यंगस्टर में प्रॉब्लम क्या है कि वो कम समय में ज़्यादा तरक्की चाहता है। अगर जैसे मैंने कहा 25 साल हो गए, तो मुझे लगता है 25 साल तो कोई ठहर भी नहीं पाएगा। मतलब इतना पेशेंस रखना ये आज की डेट में बहुत बड़ी बात है। आजकल के यंगस्टर में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो जो लोग नया स्टार्टअप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले पेशेंस रखिए और अपने काम को पूरी ईमानदारी, लगन से, कायदे से आप करिए। अपने ऊपर इतना काम करिए, इतनी स्किल डेवलप करिए कि लोग आपको फॉलो करें, आपको किसी को फॉलो करने की ज़रूरत ना पड़े। लोग आपकी मिसालें दें, आप लोगों के लिए मिसाल बने। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, तब आपसे बच्चा कनेक्ट होगा। जब वो आपकी काबिलियत, आपकी मेहनत, आपके डेडिकेशन को समझेगा तो बच्चा जरूर कनेक्ट होगा आपसे। हाँ, आज के दौर में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास समय, आप सोचते हो कम समय में 2-3 साल में आप बहुत ऊंचाइयों तक छू जाएंगे, तो नहीं छुएंगे। तब आप इस प्रोफेशन को मत चुनिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। हम लोग जब पढ़ाया करते थे 5-6 कोचिंगें थी, आज 500 से ऊपर कोचिंगें हैं, हर गली मोहल्ले में है कोचिंग। दूसरी बात, अब पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। आजकल का बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहता ही नहीं है। अगर आपके अंदर अच्छी स्किल होगी, आप उसे समझा सकते हैं,
उसको कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं, तभी बच्चा आपसे कनेक्ट होगा। तो पेशेंस के साथ अपने कार्य को करिए, आराम से सफलता मिलेगी। पहला बच्चा, अगर कोई व्यक्ति पहला बच्चा ढूंढ रहा है तो पहले बच्चे के लिए उसे क्या करना चाहिए? पहले बच्चे में आप समाज में उन बच्चों को देखिए, उनका सहारा बनिए जो पढ़ने में अच्छे हैं। आप स्कूल को सर्च करिए कि बच्चे उस स्कूल में कौन से अच्छे बच्चे हैं जो फाइनेंशियली भी बहुत वीक हैं और आप उनकी मदद कर सकते हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पढ़ाइए। और जब वो आपको रिजल्ट देंगे, मुझे आज भी याद है जब मेरा 2002 में जिले का टॉपर बच्चा आया था तो एक पहचान बनी थी, कई सारे, मैं ऑन कैमरे नाम नहीं लूँगा, लोगों ने मुझे बधाइयाँ दी, तो मुझे लगा कि हाँ कुछ अचीवमेंट है। तो छोटे से स्टार्ट करिए, कुछ लोगों का सहारा बनिए, जो आपके पास नॉलेज है उस नॉलेज को उन तक पहुंचाइए, देखिए धीरे धीरे सब कुछ बढ़िया होगा। अच्छा, 30 साल में जो सफ़र बदला है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जब 30 साल पहले जो बच्चा था, आज 30 साल बाद जो आपके भी पढ़ाने के तरीके में भी बदलना पड़ेगा ना। 30 साल पहले अगर हम लोग बात करें तो FM रेडियो का ज़माना था, हम लोग शक्तिमान सुन के बड़े हुआ करते थे, मान लिया। आज ट्विटर का ज़माना, ट्विटर भी नहीं, उसे X बदल के कर दिया है। तो अब एक टीचर खुद को रिलेवेंट कैसे रखे, ये आपसे अच्छा शायद कोई नहीं बता पाए। टीचर को समय समय पर पहली बात तो अपडेट रहना चाहिए कि क्या कंटेंट चल रहा है, क्या बच्चे के लिए ज़रूरी है, क्या। अब जैसे कि पढ़ाई का स्टैंडर्ड क्या है, आज हमारी पढ़ाई का मानक इतना रह गया है कि हम फर्स्ट क्लास पास हो गए, या गार्जियन को लग रहा है कि हमारे बच्चे के 90+ नंबर आ रहे हैं तो बच्चा हमारा इंटेलिजेंट है। मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि नंबर ये बात जज नहीं करते हैं कि आप कितने अच्छे हो पढ़ने में। आपके 90% है तो गारंटी नहीं कि आप टॉपर हैं, आपके 60 हैं तो ये गारंटी नहीं कि आप पढ़ने में कमज़ोर हैं। मैंने क्या बोला, पहले नंबर पर बोला कि आपके अंदर स्किल्स है, अगर आपके पास नॉलेज है तो नंबर मैटर नहीं करते। कॉम्पिटिशन का दौर है। छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, 20,85,000 बच्चों ने इस बार नीट का एग्जाम दिया, 11 लाख बच्चा 144 मार्क्स नहीं ला पाया, यानी क्वालिफाई नहीं कर पाया। आप पूरे ऑल इंडिया का पढ़ाई का स्टैंडर्ड देखिए कि 11 लाख बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाया। अब हम 90+ के पीछे भाग रहे हैं, तो ये चीज़ तो ठीक नहीं है। तो टीचर फ्यूचर को ध्यान में रख के बच्चों को पहले तो पढ़ाए और बच्चा सीखने पे ज़्यादा जोर दे। ये नहीं कि हमारे नंबर कितने आ जाएंगे, बेटा नंबर ये चीज़ मैटर ही नहीं करते। कि आप अगर नंबर मैटर करते तो शायद मैं सत्यम भाई के साथ बैठा नहीं होता, और सत्यम सर आपके टीचर नहीं होते और हम इनके टीचर कभी नहीं होते अगर ये नंबर मैटर करते। ठीक है, हम लोगों के ज़माने में तो 70-75% वाला पूछ दिया जाता था, अरे भाई टॉपर आया है। तो ओवरऑल आपको स्किल्स पे काम करना है, ये सर बता रहे हैं। अभी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे आपको 25 साल हो गए, तो 2 कारण हैं। जैसे आपने एक बार हमें अलग से, हम लोग ऑफ कैमरा जब बात हुई थी तो आपने समझाया भी था कि बारात के बाद चीज़ें बदलेंगी। तो जब शादी हुई, बच्चे हुए, फिर आदमी फंसता जाता है, चीज़ें होती हैं, तो खुद में जो डिसिप्लिन है वो कैसे मेंटेन रख पाते हैं आप? उसमें डिसिप्लिन, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लाइफ पार्टनर है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो जब शादी की थी तो शादी पे ही बता दिया था कि मेरा ये काम है और मेरे लिए मेरा स्टूडेंट बहुत मैटर करता है, और मेरी जो डेली रूटीन यानी जो हमारी दिनचर्या है वो 80% स्टूडेंट के साथ ही बीतती है और उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अगर इस बात पर आप एग्री हो तो शादी ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। अच्छा, एक नहीं अब जैसे मान लिया 25 साल हो गए, हाँ, तो जैसे हमें भी इस बार 14 साल हो गए हैं लगभग, तो एक टाइम के बाद लगने लगता है कि अब ये काम है। फिर लगता है कि नहीं यार, अब कोई बच्चा कमेंट कर रहा है कि ये क्लास पढ़ना है, तो फिर बनाते हैं। वो मोटिवेशन कैसे आता है इतने टाइम के बाद? वही एनर्जी आपके अंदर दिखती है, वही मतलब हम लोग सब लोग सीखते हैं आपसे, तो वो एनर्जी मतलब मेन सोर्स क्या है उसका? आपने आज हमें सम्मान पूर्वक यहाँ बुलाया, इस सम्मान की क्या वजह है? आपने हमको इस लायक समझा। अगर आपने क्यों हमें इस लायक समझा? क्योंकि आपने हमारा काम देखा। इस काम की वजह से हम आपके साथ में बैठे हैं। इस काम की वजह से हम जब रोड पे निकलते हैं, किसी भी समाज में जाते हैं, किसी भी फंक्शन में जाते हैं, एक मान सम्मान, एक रिस्पेक्ट मिलती है। तो जिस काम ने हमको अभिषेक सर बनाया, जिस काम ने हमको पहचान दी, तो मेरे लिए सबसे बड़ा वो पूजनीय काम है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन इसी बात का है कि जिसने आज हमें इस ऊंचाई तक पहुंचाया, हम इसमें कभी भी कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। हर रिश्ते से, हर धर्म, मजहब, हर चीज़ से बढ़कर मेरे लिए मेरा काम है। बहुत बढ़िया सर। एक जब देखिए, एक हमेशा लड़ाई चलती रहती है कोचिंग वालों में और स्कूल वालों के बीच में। कई बार तो बच्चे आके सीरियस कहते थे, वो आपके नाम लेके क्लास में कह रहे थे,
तो आप कोचिंग की पढ़ाई और स्कूल की पढ़ाई में कितना अंतर समझ? ये मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। मेरी सफलता का सबसे बड़ा राज हमारी आलोचना ही है जी। क्योंकि जितनी मेरी आलोचना हुई, मोस्टली आलोचना से ही हमको बच्चे काफ़ी मिलते हैं, क्योंकि आजकल का बच्चा किसी के कहने पर बहकावे में नहीं आता है। जैसे आपने किसी बच्चे से कुछ बोला तो वो एक बार जानने का प्रयास अवश्य करेगा। जब वो आपके पास आएगा, चीज़ों को देखेगा, तो वो खुद ही डिसाइड कर लेगा कि नहीं, जो लोग बोलते थे वो गलत है। तो जो भी मुझको सुन रहे हैं, मैं आपसे भी कहना चाह रहा हूं, आलोचना से मत डरो यार। आलोचना तो लोग अंबानी की भी करते हैं, लेकिन हर बंदा अंबानी बनना चाहता है। अगर अंबानी आपको इतना बुरा लगता है, अभी अंबानी आपके कंधे पर हाथ रख दे, अभी आप 4 बार सेल्फी खिंचाओगे, तो फिर आपको तो अंबानी बुरा लग रहा था, तो हाथ हटाओ, क्यों भाई फोटो खिंचवा रहे हो? तो आप जिसकी आलोचना उसी की करते हैं जिसमें कोई बात होती है। तो आलोचना से कभी मत डरिए, अपने काम को करते जाइए। आपका काम जो है वो हर बंदे का जवाब बनकर खुद ही उसको बता देगा कि हम क्या चीज़ हैं। और आप बताया करते थे शुरुआत के फेज में, आपने कुछ दिन शायद स्कूल में भी पढ़ाया है, थोड़े बहुत शायद आप पीरियड वाइज जाया करते थे। हाँ। तो स्कूल का जो पढ़ाना है और जो कोचिंग की पढ़ाई है, इन दोनों में क्या अंतर? देखिए, अगर कोई अच्छा टीचर है तो मुझे लगता है स्कूल कोचिंग दोनों में सेम पढ़ाएगा। अगर उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ गलत चल रहा है तो वो स्कूल में अलग कैरेक्टर अपने आप को प्रेजेंट करेगा, कोचिंग में अलग प्रेजेंट करेगा। और जो टीचर बच्चों को बाध्य करते हैं क्लास में, जी। यार मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती है। आप किसी जबरदस्ती तो मोहब्बत नहीं कर लोगे, ठीक है। पढ़ाई जबरदस्ती नहीं होती। आप क्लास में कहे हमसे पढ़ो तो हम तुम्हें पास कर देंगे, उससे क्या आप उस स्टूडेंट के मन में अपने प्रति सम्मान पैदा कर सकते हैं? आप इतनी स्किल पैदा करिए, क्लासरूम में इतना अच्छा पढ़ाइए कि बच्चा आपसे कहे सर प्लीज नंबर दे दीजिए, हमें सर क्लास में आपके पढ़ना। आपको कहना ही नहीं पड़ेगा, आप उल्टे इस बात के लिए कहो कि नहीं यार हम पढ़ाएंगे नहीं, हमारे जो भी बैच चल रहे हैं वो कंप्लीट चल रहे हैं। आप बच्चे को बाध्य नहीं करिए। गुरु का ओहदा बहुत ही बड़ा है, उस ओहदे की गरिमा को बनाने के लिए आप अपने, मैं बार बार कह रहा हूं, अपने ऊपर काम करिए, आपको लोग ऑटोमेटिक फॉलो करेंगे। ये सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे बच्चा आता है और वो स्कूल वाले टीचर के सर वर नहीं लगाता, सीधे कहता उन्होंने कहा था कि जो है हमारे पास पढ़ो, तो जब सर भी लगना बंद हो गया, मतलब सम्मान आपने खो दिया है। एक सवाल ये है, अब इतना 25 साल की जो जर्नी रही, इसमें बहुत सारी कठिन समस्याएं आई होंगी। जैसे उस समय हम लोगों के टाइम पे ही थोड़ा बहुत जो भी हुआ था, ऐसा कौन सा फेज़ रहा जब आपको लगा कि जो है ये ज़िंदगी का सबसे कठिन फेज़ है, और फिर उससे कैसे निकले आप? 2013 में हमारे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। कुछ राजनीतिक षड्यंत्र था, कुछ हमारे मिलने वालों ने उस षड्यंत्र को रचा। 3-4 दिन बहुत डिस्टर्ब रहे, 11 दिन कोचिंग भी ऑफ रही, पर उसने बहुत कुछ हमें सिखाया। मेरे स्टूडेंट ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मेरे मिलने वालों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। हाँ, थोड़ा सा हम डिप्रेशन में गए, हमें लगा भी कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन जब मैं क्लास के अंदर गया तो सारे बच्चों ने खड़े होकर हमारे लिए तालियां बजाईं, और हमने बदले में उनसे सिर्फ एक ही बात कही कि बेटा, जिस न्यूज़पेपर में ये चीज़ें घटित हुई हैं, जहाँ जहाँ हमारा नाम आया है, इतनी मेहनत करना, इसी न्यूज़पेपर पर, उसी स्थान पर तुम्हारा नाम आए जब तुम टॉपर हो। तो एक विद्यालय ने हमारा काफ़ी विरोध करा था। हमने उस साल, आप पता कर लीजिएगा, मैं ऑन कैमरा नहीं नाम लूँगा, उस विद्यालय में मैथ से बायोलॉजी से दोनों टॉपर मेरे ही हैं। और उसी दौरान मैंने एक सम्मान समारोह आयोजित किया था और उसी न्यूज़पेपर को भी बुलाया था, और उसी न्यूज़पेपर में, उसी स्थान पर उन सारे बच्चों के फोटोज़ भी छपे थे। उन बच्चों ने कॉलेज को टॉप किया था। तो लाइफ में उतार चढ़ाव चलते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे दिन आएंगे तो आपको ज़िंदगी का तजुर्बा ही नहीं मिलेगा। बुरे दिन भी आना जरूरी है। उसने हमें बहुत कुछ सिखाया, लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, सोचने का नज़रिया बदल गया। आज ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक है। आपके हिसाब से एक टीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नॉलेज, पेशेंस या जज्बा? मेरे लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जज्बा बहुत होना चाहिए। जब आपके अंदर जज्बा होगा तो ऑटोमेटिक, ऑब्वियस सी बात है, आपके पास नॉलेज होगी, क्योंकि जब जज्बा होगा तो आप खुद सीखने का प्रयास करोगे। और एक स्टूडेंट को बहुत अच्छा, एक अच्छे टीचर को बहुत अच्छा टीचर उसका स्टूडेंट ही बनाता है। अगर बच्चे ने आपसे 10 सवाल पूछे, आपको 8 आते हैं, 2 नहीं आते हैं, तो अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप वो 2 सवाल सीखोगे। तो वो 2 सवाल किसने सिखाए? आपके स्टूडेंट ने सिखाए। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं करता तो शायद उन 2 क्वेश्चनों को आप कभी समझ भी नहीं पाते। और जब उसने आपसे पूछा और आप उसे नहीं बता पाए, आपके अंदर सीखने का जज्बा था, तो आपने वो 2 सवाल भी सीखे, उसे बताए, तो फायदा उसका भी हुआ। मुझे लगता है टीचर का ज्यादा हुआ, उसके 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पता चले। जी बिल्कुल। तो यानी यहाँ पर ये मान लेना है कि भाई हमें नहीं आता है, हम बताएंगे। हाँ, बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें ईगो प्रॉब्लम कुछ नहीं बच्चे के साथ में। अच्छा, आज के टाइम में कंपटीशन बहुत बढ़ गया, लगभग जैसे अभी आपने कहा 500 प्लस कोचिंग है,
और हर गली मोहल्ले में कोचिंग। तो जो नए टीचर्स अब इस सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखो भाई लोग, अगर बिल्कुल रिसेंट ऑफलाइन स्टार्ट कर रहे हो तो फिर मैं कह रहा हूँ बहुत ही पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अब स्थितियाँ पहले जैसी नहीं रही हैं। आपको फाइट पहले ऑनलाइन से भी करनी पड़ेगी, फिर नंबर आप कोचिंग्स ज़्यादा स्टार्ट हो गई हैं उससे भी फाइट करनी पड़ेगी, पुराने टीचर से भी करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास 10, 20, 50 बच्चे आ भी गए हैं तो जो जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, इस 10, 20, 50 में आप सोचो कि आपको 150-200 तक आते आते 10 साल अगर लग गए और आपकी उम्र 20 साल है, तो ऑटोमेटिक आप 30 साल में अगर 100-150 बच्चे तक पहुंच भी पाए और आप उसकी कैलकुलेशन कर लीजिए और आपको लगता है कि उसके बलबूते पर आप अपने घर परिवार और आगे की चीज़ों को चला सकते हैं, तो आप इस क्षेत्र में आइए। अन्यथा पूरी एफर्ट डालकर एक बार अपने आप की पूरी ताकत लगाकर एक बार तैयारी कर लीजिए और जब इस क्षेत्र में आइए फिर आ ही जाइए, फिर सब कुछ बुला दीजिए। जब मैंने सरकारी नौकरी ओसीएफ की छोड़ी थी तो पूरी तरीके से अपने आप में दृढ़ निश्चय करके ही क्षेत्र में आए थे कि अब जो करना फिर इसी में करना। आज फिर इसी में है। अब कई अच्छे दिन भी आए, बुरे दिन भी आए। कोरोना काल आया तो बहुत बुरा लगा यार, नहीं यार गलत किया। कम से कम कोरोना काल में अगर ओसीएफ में होते तो सरकारी नौकरी थी, सैलरी तब भी मिल रही होती। खैर सारे दिन कट जाते हैं। कोई यही मेरा अगला सवाल होने वाला था कि कोचिंग के लिए आपने सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। उस समय जो परिवार होंगे, मतलब चलिए परिवार भी छोड़ दीजिए, जो अपने खास लोग होते हैं, भाभी हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, जो लोग हैं, उन लोगों ने बहुत समझाया होगा कि सरकारी नौकरी, बल्कि क्योंकि हर आदमी आजकल यही कहता है एक सरकारी नौकरी, भले वो विराट कोहली है लेकिन सरकारी नौकरी होती तो बढ़िया लगता। वो फेज कैसा रहा और मतलब सरकारी नौकरी छोड़ दी आपने? हाँ, ओसीएफ 41st बैच से हमने अप्रेंटिस किया था। उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग हो गई। हमारे छोटे भाई अमित शुक्ला, हम दोनों ने ज्वाइन किया। 3.5 साल करीब जॉब भी करी, पर एक मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं था। जैसे हमें लगता है ज़िंदगी आप जी रहे हो तो क्यों जी रहे हो, उसका एक मकसद होना चाहिए। तो जब हमने ज्वाइनिंग करी तो काफ़ी टाइम मतलब हम निकाल देते थे, कुछ काम भी नहीं हमें ज़्यादा आता था। तो सडनली फिर ये हुआ कि एक टफ डिसीजन लेना है। तो टफ डिसीजन में हमने मम्मी पापा को बुलाया। खैर हमें ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया गया कि मत छोड़ो, और हमने अपने ससुराल पक्ष से बुलाया क्योंकि उनके प्रति भी मेरा दायित्व था और हमने ये बात बताई कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। खैर उन्होंने हमारा पूरा सपोर्ट किया और किसी ने बहुत ज़्यादा विरोध नहीं किया। और रही बात भाई लोगों, एक बात और कहना चाहेंगे कि जब आपका कुछ गलत होता है मामला तो बहुत सारे लोग भगवान बन जाते हैं कि हमें पहले ही मालूम था कि तुम ये गलत कर रहे हो, और जब वही चीज़ आप गलत प्रूव करके दिखा देते हो तो वही भगवान फिर आपके सामने प्रकट होते हैं कि हमें पहले मालूम था, तुमने सही डिसीजन लिया। तो इसलिए ये डिसीजन आपके हैं, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता है तो आप कोई भी काम करिए, ईश्वर की कृपा से वो सक्सेसफुल जरूर होगा। इस डिजिटल एरा में आप ऑफलाइन कोचिंग को कैसे देख रहे हैं? ऑफलाइन कोचिंग का मैटर आने वाले टाइम में बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है। जो लोग पुराने हैं वो तो सरवाइव कर ले जाएंगे, पर नए लोग ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, थोड़ा घर से भी मजबूत हैं तो चला ले जाएंगे। अगर वो पूरी तरीके से ऑफलाइन पर ही डिपेंड हैं तो मेंटल प्रेशर अब बहुत ज़्यादा है और जो सामाजिक गतिविधियां बढ़ चुकी हैं उसमें भी ऑफलाइन पढ़ाना बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका है, जिस तरीके का एटमॉस्फेयर चल रहा है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि ऑफलाइन में पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। बहुत सारी चीजें, लड़की घर पहुंची नहीं पहुंची, वो उनसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो गार्जियन की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। गार्जियन ने कोचिंग बच्चे को भेज दिया, इसका मतलब बस सारी जिम्मेदारी आपकी है। और एफआईआर भी लिखेगी तो पहले बच्चा घर से कोचिंग के लिए निकला, हाँ। तो पहले कोचिंग चलो, कोचिंग वालों को देखो चल के क्या है, वहीं से शुरुआत होती है। तो थोड़ा और भी बहुत सारी चीजें बाई प्रोडक्ट आती है, लेकिन ठीक है, हर चीज के प्लस माइनस है। अभी अगला सवाल यह है कि अगर किसी के पास पैशन नहीं, मतलब एक तो काम, जैसे हमारा पैशन था, हमें मजा आता था पढ़ाने में, आपको देखा, जेपी सर को देखा, आपका भी पैशन रहा हमेशा था कि बच्चे के लिए कुछ भी करना है। वो व्यक्ति जिसका पैशन नहीं है और वो इस फील्ड में आना चाहता है, तो क्या ये फील्ड उसके लिए कामयाब होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं कामयाब होगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बच्चा बनना भी पड़ेगा, गार्जियन भी बनना पड़ेगा, बच्चे का दोस्त भी बनना पड़ेगा, एज ए टीचर भी आपको बनना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ इसमें काम के तरीके से केवल आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आप सर्वाइव कर जाओगे। नहीं, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मान लिया जब नहीं कुछ हो पा रहा है, कोई नौकरी नहीं लग रही है, कुछ नहीं लग रहा है, तो वो जैसे तैसे करके ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, तो उनका करियर कहाँ देख रहे हैं आप? थोड़ा सा ऐसे लोगों के लिए बोल दीजिए, ताकि वो लोग जो सिर्फ ये सोचते हैं कि नहीं बस 3-4 ट्यूशन हम पढ़ा लेंगे, अभी शुरुआत कर लेंगे, जो लाइफ के 4-5 साल जो खास वाले होते हैं वो निकाल लेंगे हम, उन लोगों का करियर कहाँ है?
उन लोग अगर देखिए आप इसमें जैसे आप इसको करियर बनाना चाहते हैं, करियर बनाने के लिए फिर तो आपको टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप अपने 4-5 घंटे इसमें लगा रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता आपकी बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी है और आप इसको एक पार्ट टाइम कुछ समय के लिए करना चाहते हैं तो बात ठीक है। और अगर आप इसमें ही अपना करियर ढूंढ रहे हैं तो फिर इसमें आपको अपना टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ेंगी, सामाजिक चीज़ें भी फेस करनी पड़ेंगी, और स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन भी अब पहले जैसा नहीं रह गया। वो 4 जगह पहले कोचिंग पढ़ के देख के आएगा, आपको ट्राई करने आएगा, वो आपके मुंह पे कहेगा हम तो ट्रायल लेने आए थे। वो आप कितने भी बड़े काबिल हो, कितना भी आपने टाइम लगाया हो, वो आपको ट्राई करेगा। अगर आप उसको 100% सेटिस्फाई कर पाओगे तो वो आपके रुकेगा। उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि वो 20 दिन पढ़ के भी आपके पास रुकेगा, नहीं रुकेगा, हो सकता है 20 दिन पढ़ के भी निकल जाए। यानी ओवरऑल भाई, जो लोग भी अभी 20-22 साल के हो और सिर्फ कोचिंग की तरफ जा रहे हो, बहुत तेज़ी से हम लोगों को सबको देख के भाग रहे हो, तो अभी सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अभी आपके पास शक्ति है, उस शक्ति को लगा के पूरी तरीके से अगर कुछ मिल जाए, कुछ अच्छा हो जाए, प्रोडक्टिव तो कर लो, वरना तो फिर तो है ही है, फिर ये तो विकल्प आपके पास है ही। ऐसा कोई मोमेंट इन 25 सालों में रहा हो जो दिल में बस गया, जो मतलब प्राउड फील होता है कि हम इस सेक्टर में आए? काफ़ी सारे स्टूडेंट, अभी मेरा एक स्टूडेंट SDM बन गया, कई सारे बच्चे विदेश में हैं और अलग अलग पोस्ट पर हैं। बहुत सारी जगहों पर हम अननोन बन के पहुँचे, लेकिन जब हम पहुँचे तो जो हमारे चारों तरफ का माहौल क्रिएट हुआ, 50 बच्चे हमारे पढ़ाए हुए अच्छे अच्छे पदों पर हैं, तो लगता है कि अगर हम जॉब कर रहे होते तो शायद अपने लिए ही कर रहे होते। बहुत से ऐसे घरों के बच्चे, मतलब कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके घर पे खाने पहनने तक की बहुत तकलीफ थी, आज उनके घरों पे कोठियाँ खड़ी हैं, गजेटेड ऑफिसर हैं। तो इस बात का बड़ा प्राउड फील होता है। एक शिक्षक का सबसे बड़ा ड्रीम होता है कि उसके स्टूडेंट की वजह से उस टीचर को पहचाना जाए, उसका स्टूडेंट उसे हराकर बहुत आगे बढ़े। सबसे पहले हम आपको ही बधाई देना चाहेंगे। हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि लोग जब बताते हैं तो हमें लगता है कि हाँ भाई, हमारा स्टूडेंट आज इस मुकाम पर है। तो टीचर के लिए सबसे बड़े प्राउड मोमेंट यही है कि उसके स्टूडेंट खूब तरक्की कर रहे हैं। नहीं, अगला क्वेश्चन भी यही था, जब कोई स्टूडेंट सफल होता है और याद करता है तो वो फीलिंग कैसी होती है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। दुनिया का सबसे बड़ा सुख कि मतलब उसने याद किया। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगा कि मेरे स्टूडेंट जितने भी आज तक हमसे पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं हमसे कनेक्ट जरूर हैं, क्योंकि जिस तरीके का जो माहौल चल रहा है, जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है, तो आज सगे रिश्तों की मर्यादा खत्म हो चुकी है हमारे। तो मतलब किसी को अगर हमने पढ़ाया होगा और 1000 लोगों की भीड़ में वो खड़ा होगा और उसने हमें देखा है, तो जरूर हमारे पास आएगा, मिलेगा, हालचाल होंगे। और आज भी वही अपनापन आता है, हम भी उससे पूछते हैं अल्लाह क्या हाल चाल है और बेटा क्या हाल चाल है, बड़ा अच्छा फील होता है। और कोई भी ओकेजन होता है, दूर दूर से फ़ोन आते हैं या विश करने के लिए फ़ोन आते हैं, तो सारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं हमसे। अच्छी फीलिंग है, बहुत मतलब यूनिक फीलिंग, बहुत यूनिक, बहुत शायद कोई तभी फील कर पाएगा जब उस दौर से गुजरेगा। अच्छा, अगर आप आज से 20 साल पहले जाकर अपने आप से कुछ एक एडवाइस देना चाहें कि ये हम और अच्छा कर सकते थे, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे या क्या अलग करना चाहेंगे आज से 20 साल पहले जाने का मौका मिले? जैसे घर की परिस्थितियां बहुत गड़बड़ थी, तो सरकारी नौकरी के तो फॉर्म कभी भरे ही नहीं, ये रियलिटी है, क्योंकि हम घर में सबसे बड़े हैं। और अब आप कहोगे ऑन कैमरा इतनी बड़ी बात बोल रहे हो, सच बात बताएं, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत सीधे रहे। अगर हम घर से बाहर निकल जाते तो शायद हमारे तीनों भाई आज कुछ नहीं कर पाते। तो ये एक सेक्रीफाइस था ही था, दिमाग में पहले से था कि हमें नहीं जाना है, इन लोगों को बाहर आगे पढ़ाना है। तो हमारे एक भाई मुंबई में हैं, वो क्या नाम, अच्छे पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं। हमारी बहू भी जॉब कर रही है, वो भी इंजीनियर है। हमारे एक भाई MBA करे हुए हमारे साथ पढ़ाते हैं, अमित सर। वो तो तीनों भाई लोग बहुत अच्छे चल रहे हैं। अब इनकेस हम बाहर निकल जाते, पिताजी भी सीधे थे, तो हो सकता है कि ये भाई लोग आगे ना पढ़ पाते। तो ये तो पहले से डिसाइडेड था कि हमें आगे कहीं बाहर नहीं जाना सरकारी में। हाँ, 2000 में हम कोचिंग करने गए थे मेडिकल की, तो हम करीब 2.5 महीने ही कोचिंग कर पाए और मेरा सिलेक्शन यहाँ पर OCF में 41st बैच में 2000 में ही हो गया था। तो ये थोड़ा सा रिग्रेट था कि काश पूरी कोचिंग कर लेते, तब CPMT चलता था उस दौर में, तो शायद डॉक्टर बन जाते। बट एक ईश्वरवादी व्यक्ति स्टार्टिंग से रहे, तो हमें लगा कि ईश्वर को लगा कि हम इसी लायक बने। तो नहीं, आपने तो कितने डॉक्टर बना दिए। तो फिर वो अच्छा, एक मैसेज उन टीचर्स के लिए जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब वो नहीं जो आना चाहते हैं, जो आ गए हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, उन टीचर्स के लिए अगर आप एक मैसेज देना चाहें? तो टेंशन नहीं लो, लगे रहो, मेहनत करते रहो, अपने अंदर अपने काम में सच्चाई रखो, स्किल्स रखो, खूब मेहनत करो। और
सपने बड़े देखो, सबसे बड़ी बात सपने बड़े होने चाहिए। अगर जब आपके सपने ही नहीं है, जैसे सपोज करिए आपके सामने ईश्वर आ जाए, साक्षात ईश्वर आ जाए और वो पूछे आपसे क्या मांगना चाहते हो, तो यार आपके पास मांगने के लिए नहीं कुछ है, तो आपके पास सपने बहुत बड़े होने चाहिए ना। अगर सपने ही आप नहीं देखोगे तो आप उसके लिए फिर मेहनत ही नहीं करोगे, फिर तो अरे ठीक है खाना मिल रहा है यार, घर बना हुआ है। तो सपने बड़े रखिए, मेहनत खूब करिए और सबसे बड़ी बात अपने काम में सच्चाई रखिए। सच्चाई होगी वो लोगों को दिखेगी, अभी नहीं दिखेगी, 2 साल बाद दिखेगी, 2 नहीं 5 साल बाद दिखेगी, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं दिखेगी जरूर। और अगर आप सच्ची मेहनत करते हैं तो एक दिन आपका नाम सुर्खियों में जरूर आएगा। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है पढ़ाने के लिए? फिजिक्स केमिस्ट्री तो हम दोनों ही बढ़िया पढ़ाते हैं, मतलब हमें लगता है कि बढ़िया तरीके से चल जाती है, पर मजा ज्यादा पढ़ाने में हमें फिजिक्स आता है। जी। जिंदगी का एक मंत्र जो आप फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में? सुनो सबकी करो मन की। अगर आप टीचर नहीं होते तो क्या होते? अगर हम टीचर नहीं होते तो हम होते समाज सेवी। हमें लोगों की सेवा करने में, लोगों के काम आने में, लोगों के दुख दर्द को दूर करने में हमें ईश्वर इतना दे दे कि हम सबके दुख दर्द दूर कर सकें, तो ये चीज़ करने में बहुत मजा आता है। आपको स्टूडेंट किस नाम से बुलाते थे? मतलब ठीक है भैया कहते हैं, भैया, सर जी, गुरु जी, क्या कहलवाना अच्छा लगता है? हाँ भैया, ज़्यादातर बच्चे हमसे भैया ही कहते हैं जी। सर जी तो अभी पढ़ा, और बाकी एक निकनेम दिया करते थे 10-15 साल पुराने बच्चे, सर जॉन के नाम से सर जॉन बोला करते थे, निकनेम हमारा। जी जी। तो एक अभी आपने एक बात कही कि जो है शुरुआत में पैसों की तंगी थी, सारी चीज़ें थी, तो जिस समय पैसों की तंगी थी, अभी तो चीज़ें देखिए, एक रियलिटी ये भी है कि जब थोड़ा बहुत पैसे आते हैं तो चीज़ उस तरीके से चलने लगती है, लेकिन जब पैसों की तंगी है, इस समय कई ऐसी ऑडियंस हम लोगों को देख रही है जो शायद मतलब फीस जमा करने, बीएससी की भी फीस नहीं जमा कर सकते हैं 2-3 हज़ार रुपए भी, तो जो जब उस समय पैसों की तंगी थी तो उस समय आपने कैसे मतलब चीज़ों को मैनेज किया और कैसे मतलब सारी चीज़ें आगे बढ़ी? मेरे पिताजी पान का खोखा लगाया करते थे। आर्थिक स्थिति तो इतनी ख़राब थी कि शायद कभी कभी शाम का खाना भी ढंग से हम लोग खा नहीं पाते थे। सामाजिक स्तर कुछ था नहीं, लोग हम लोगों को कंसिडर ही नहीं करते थे, रिश्ते नातेदारी में भी बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं था हम लोगों का। इस गरीबी को हमने अपने बचपन में ही देख लिया था और हम बहुत जल्दी उम्र से पहले बड़े हो गए। आज वर्तमान समय में पिताजी भी नहीं हैं, 11-12 साल हो गए पिताजी को गए हुए। तो घर की जिम्मेदारी 95 हाई स्कूल जब किया था तभी सबने स्टार्ट कर दी थी। और मेरी माताजी का ये मानना था कि ना तो व्यवस्था इतनी है और ट्यूशन पढ़ के ही सब बच्चे नहीं पास होते हैं, तो हमने ट्यूशन भी कभी नहीं पढ़ी कि हमें 12th में कभी कोई ट्यूशन मिली हो। 10th क्लास में हमारे एक सर थे, हमारे, हम बड़े गांव के रहने वाले हैं, तो वहाँ पर एक गुरुजी थे, उन्होंने हमें 2-3 महीने मैथ थोड़ी पढ़ाई थी, बाकी हमने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ी। तो चीज़ें अपने आप मैनेज करी, बहुत मेहनत करी, सेल्समैनी भी करी, होम ट्यूशनें भी पढ़ाई, बहुत छोटे मोटे काम करे, समाज से बहुत लड़े, धीरे धीरे अपने मम्मी पापा सबको एक सम्मान दिलाया, बहुत मेहनत करी। मतलब बहुत बड़ी जर्नी है, छोटे से वीडियो में आपको नहीं बता सकते, लेकिन बहुत मेहनत करी। मतलब इतनी मेहनत करी और आज भी 13 घंटे मेहनत करते हैं। और आज भी आपको मेरे क्लासरूम में कभी कुर्सी नहीं मिलेगी, कभी हम कुर्सी पे बैठते नहीं हैं, नॉन स्टॉप हम पढ़ाते हैं और कभी भी हम बिना ब्रेक के समझ लीजिए हम पढ़ाते हैं। आज भी 13 घंटे हमारी जर्नी है पूरी कंप्लीट। तो यानी जो सक्सेस का जो मंत्र है छोटा सा, वो मेहनत है, बहुत मेहनत। मेहनत नहीं, बहुत मेहनत। अच्छा, एक चीज़ ये भी है, जैसे कुछ लोग होंगे यहाँ पे वो तो आईफोन जानते हैं, इंस्टाग्राम जानते हैं, सारी चीज़ें, आप कह रहे हो आपने सेल्समैनी भी करी है, सारी चीज़ें करी हैं, तो वो माइंडसेट कहाँ से लाए व्यक्ति, वो बच्चा कहाँ से लाए कि यार कहीं वो तो ये नहीं गाएंगे, बेइज्जती तो नहीं होगी, उस माइंडसेट से ऊपर बच्चा कब निकलता है? जब आप अपने पापा के पैरों के छाले देखोगे ना, और माँ की जो उतरा हुआ चेहरा है ना, उसको आप सही ढंग से देख लोगे, उनके छुपे हुए आंसू देख लोगे, जो वो छुप छुप कर आंसू गिरा रही हैं, उस दिन आपके अंदर एक जिद जरूर आ जाएगी, आपके अंदर एक जुनून आ जाएगा कि नहीं। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मेरे पापा के पास एटलस साइकिल थी, तो मेरे पापा ने मेरी मम्मी को कैरियर पे बैठाला और वो अस्पताल ले जाने लगे। तो हमारे घर के पड़ोस में एक आंटी जी थी, तो वो हंसने लगी, बोले थे वो कैसे देहाती लोग हैं। तो हमने उसी दिन मम्मी से कहा था, मम्मी अब तुम उसी दिन बैठो जिस दिन हम अपनी दम पर गाड़ी खरीदेंगे। ओसीएफ में 41st बैच में जब हम अप्रेंटिस करते थे तो पैंटों में प्रेस लगाया करते थे, 2 रुपए में एक पैंट के मिलते थे, दिन भर में हम 200 पैंटों में प्रेस लगा लेते थे। हमने पूरे 1.5 साल पैसे जोड़े और हम हीरो होंडा स्प्लेंडर पहली गाड़ी जब खरीदने गए, उसमें भी मेरे 2,500 रुपये कम पड़ गए। तो हमारे अप्रेंटिस के ही एक मित्र ने उस 2,500 रुपये को हमें दिए और हमने वो गाड़ी खरीदी, 3 दिन में सीखी। फिर सबसे पहले हमने अपनी माता जी को उसमें बैठाला। तो एक जुनून था, एक जिद थी,
आज ऊपर वाले की दया से 7 गाड़ियां हम बदल चुके हैं। ठीक है, तो और जो लोग हंसे थे आज वो शायद एक ही गाड़ी पे चल रहे हूँ। आज जिस गली में हम रहते हैं वहां मेरे अपने खुद के 3-4 मकान हैं। ठीक है, तो लोगों की परवाह मत करिए, बल्कि इस चीज को मोटिवेशन में लीजिए कि लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा यही आपको फॉलो करेंगे। जिन लोगों के घरों के बच्चे हम लोगों के साथ खेलते नहीं थे, उन घरों के बच्चों आज हम पढ़ाते हैं। आज वो हम लोगों की मिसालें दे दे के अपने बच्चों को हमारे यहाँ पढ़वाने के लिए भेजते हैं। तो इस सब की टेंशन नहीं है कुछ भी। बहुत सारा एक्सपीरियंस इस वीडियो में आपको सीखने को मिला होगा। एक फाइनल मैसेज जो आजकल के बच्चों और खास करके अब इतना एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आज जो टीचर्स हैं, टीचिंग सेगमेंट में लगभग सभी लोग अपनी वीडियोस देखते हैं, चाहे वो टीचर्स हों, स्टूडेंट्स हों, एक फाइनल मैसेज जो आप एजुकेशन सेक्टर के लिए देना चाहें। स्टूडेंट से सबसे पहला मेरा मैसेज यही है कि आप अपना गोल सेट करिए, माइंड सेट कीजिए। देखिए, लोग आपको राय देंगे आपके मूड के हिसाब से, कोई राय आपको कभी छोटी नहीं देगा। हर बंदा आपसे कहेगा यूपीएससी की तैयारी करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किस लेवल के स्टूडेंट हो। हर बंदा यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर सकता है। आपके कान सुनना वो पसंद करते हैं जो तारीफ भरे होते हैं। कोई आपसे ये तो कहेगा नहीं चपरासी की तैयारी करो यार, तुम उसी लायक बने हो, आप बुरा मान जाओगे। तो सबसे पहले आप अपनी स्किल्स को पहचानिए, आप देखिए आप किस सेक्टर में जा सकते हैं, और डाइवर्ट मत होइए। कि जैसे अगर आपने कंपटीशन को चुना है तो फिर उसमें 364 दिन की तपस्या करिए। अपने आप को इतना भुला दीजिए कि लोग आपका नाम लेना भूल जाए, ये भूल जाए कि इस घर में आप भी रहते हो। और जब आप निखरोगे ना, जब आपका कहीं सिलेक्शन होगा, तो वो लोग आपको सबसे पहले कांग्रेचुलेशन कहने आएंगे जो सबसे बड़े आपके आलोचक थे। अब टीचर के बारे में, जो लोग इस प्रोफेशन से बिलोंग कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, हर काम एक डेडिकेशन मांगता है, टाइम मांगता है। आप उसमें टाइम स्पेंड करिए, और पहले तो ये डिसाइड करिए कि आपको ये पार्ट टाइम करना है या आपको अपनी जिंदगी का मकसद इसी से तय करना है। मकसद तय करना है तो आपको टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, आप उस पर लगे रहिए। एक वक्त ऐसा आएगा मेहनत लोगों को दिखाई पड़ेगी। अगर आप इसको पार्ट टाइम कर रहे हो, तो जो आप पार्ट टाइम कर रहे इसको किसकी वजह से पार्ट टाइम कर रहे हो, तो उस काम को बहुत अच्छे ढंग से करिए। पता चला आप इसे भी पार्ट टाइम कर रहे हो, जो काम आप करने जा रहे हो वो भी ढंग से नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले बस सोच लीजिए कि आपको करना क्या है। अगर इस क्षेत्र में आना है तो थोड़ा टाइम लगाइए, अपने ऊपर काम करिए, और सबसे अच्छी बात स्किल बहुत अच्छी लाइए। स्टूडेंट आपसे 100% कनेक्ट होगा और सफलता मिलेगी। टाइम लगेगा लेकिन मिलेगी, चिंता ना करिए। बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। तो बहुत अच्छा लगा, इस वीडियो में बहुत कुछ निकल के आया। और सबसे आखिरी बात यह है कि ये अब जैसे सर आपको 25 साल हो गए, तो हम लोग ये पॉडकास्ट की सीरीज इसीलिए स्टार्ट, देखिए पैसा कमाना मकसद नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग रात के 8:30-9 बजे बैठे हुए हैं अपना घर बार छोड़ के। इसका मतलब ये है कि ये वो एक्सपीरियंस है जो शायद हम लोगों के बाद रिकॉर्ड हो जाएंगे और आने वाले 10, 15, 20 साल बाद भी लोग देखेंगे। कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए। और हर गेस्ट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि एक दूसरा एपिसोड भी हम लोग जरूर शूट करेंगे, और जो भी आपको लगता है आप नीचे कमेंट करिए, और वो Q&A टाइप होगा। जो भी क्वेश्चंस नीचे आएंगे उनका रिप्लाई हम लोग करेंगे जब 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद। तो इस वादे के साथ में बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप सभी लोगों को भी धन्यवाद भाई। पहली बार देख रहा हूँ तो सब्सक्राइब करके जाओ, ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलता रहता है। धन्यवाद भाई, थैंक यू।